अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो और क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, तो जो मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो को वॉच करो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ क्वेश्चन छपने वाला है। बिकॉज सवाल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में मैं आपको यहाँ पे टोटल लगभग 40 प्लस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये सवाल हर एग्जाम में आया है, तो इस वीडियो को, पूरी वीडियो को वॉच करना, एक सवाल मिस्टेक मत करना। अगर आपको मैथ में 100 में 50 सवाल बनाना है, 100% 50 बनाना है, तो आपको पूरी वीडियो वॉच करो और हर इस जो मैं बताऊंगा, इससे हर एक क्वेश्चन को पूरा क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बनाना है और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, सब्सक्राइब करना जो पहली बार चैनल पे आ रहा हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और एक एक पॉइंट में क्लियर करते जाऊंगा। उस क्वेश्चन से जितना सारा डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो नोट डाउन करें कि आपके एग्जाम में कंफर्म है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ये सवाल कंफर्म आएगा। अब देखिए, डिजिट चेंज रहेगा, ये तो खैर आपको तो करना पड़ेगा इतना, डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन सवाल शांत और अशांत वाला 100% रहेगा। आप पिछला कोई भी पेपर उठा लो, आपको शांत अशांत वाला सवाल मिलेगा। इसको कैसे बनाते हैं भाई? इसको बनाते हैं P/Q करते हैं, और Q का फैक्टर करते हैं, यानी कि HCF करते हैं, फैक्टर करने के बाद अगर Q का वैल्यू या तो सिर्फ 2 ही के रूप में फैक्टर हुआ हो, या तो सिर्फ 5 ही के रूप में फैक्टर हुआ हो, या 2 और 5 के रूप में फैक्टर हुआ हो, इसके अलावा किसी से फैक्टर ना हुआ हो, तब इसको बोलेंगे शांत, नहीं तो फिर अशांत। यानी कि इसके अलावा कुछ और भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखिए ए में, आप 700 को डिवाइड करोगे, हाँ ऊपर नीचे काट सकते हो, अगर कटता है तो काट सकते हो, ठीक है। 700 को अगर फैक्टर करोगे तो 7 गुना कितना, 100 आ जाएगा। 100 का फैक्टर तो आ जाएगा 2 5 में, लेकिन 7 का फैक्टर देखो यहाँ पे 7 आ जा रहा है, एक अड़ंगा लग गया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 ही रहे, या तो सिर्फ 5 ही रहे, या दोनों में से कोई, दोनों रहे, लेकिन उसके अलावा कोई ना रहे, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो ये हो गया अशांत। इसको भी काटोगे आप तो भी पूरी कटेगा नहीं, नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पावर है, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा हूँ 343/2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 है। ये जो पावर से 7 पर पावर 3 का कितना होता है? 7 पर पावर 3 होता है 343। तो कट गया, कटेगा तो काट देंगे। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, 2 पर पावर 3 बचा और 5 पर पावर 3 बचेगा। यानी कि फैक्टर जो है 2 और 5 के ही रूप में बचेगा, तब होगा ये शांत। अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो हो जाएगा अशांत। जैसे 1/8 दे दिया जाए तो 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, तो ये शांत होगा। अगर दे दिया जाए 3 बटे दे दिया जाए आपको 20, है ना, तो देखो 20 को कैसे तोड़ोगे, 4 5 में तोड़ोगे, 4 को तोड़ोगे तो 4 तो 2 में टूटेगा, 1 को टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 5 में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर कर रहे हैं 2 5 के अलावा आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। कंफर्म है, सवाल छपने वाला है, इसलिए इस टाइप के सवाल को कंफर्म तुम कर लो। ओके, चलिए देखिए, एक मासा से सवाल पूछता है, यानी कि लासा एलसीएम, ठीक है ना, लासा और मासा बोले तो एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से एक सवाल कंफर्म आता है कि इसका एलसीएम बताओ, या एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बताओ, कुछ भी बताओ। तो 5 15 20 का आपको एलसीएम निकालना है। देखिए, तो 5 का फैक्टर तो 5 होगा, 15 का फैक्टर 3 गुना 5 होगा, और 20 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 5 होगा। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम, है ना, एलसीएम पूछा जा रहा है ना। देखिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा इसका, तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए इसको जब अभी हम हल करेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 5 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 ले ले, सबसे बड़ा वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से, फिर 5 को मुझे लेना पड़ेगा, सब में 5 आ गया, फिर 3 को लेना पड़ेगा, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने बोल रहा, तो एचसीएफ देखेंगे कॉमन क्या हो रहा, 5 5 5 दोनों में कॉमन हो रहा, तो 2 दूना 4 4 पर 20 20 बचे 100, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल मैंने 2 का स्क्वायर उठा लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या आ रहा, 5 आ रहा, तो 5 उठा लिया यहाँ से। उसके बाद 3 आ रहा, तो देखिए 2 दूना 4 4 पचे 20 20 दिया 60 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना, 5, ये 5 है, तो 12 पचे 60, 12 अनुपात 1। यानी कि अनुपात में भी सवाल पूछा जा सकता है एलसीएम, या तो डायरेक्ट एलसीएम ही पूछा जा सकता है कि इसका एलसीएम क्या हो या इसका एचसीएफ क्या होगा। मैं जो बात बता रहा हूँ, एक सवाल से सारा सवाल आपको हल करना है, ठीक है ना। एलसीएम से पूछा जा सकता है या एचसीएफ से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछता है पहली संख्या दे दिया जाए, दूसरी संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा और बोलेगा कि एचसीएफ बताओ। तो इसका फॉर्मूला बनता है एक ठो, इससे भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ओके,
चलिए देखिए, एक तो परिमेय और अपरिमेय एकदम कंफर्म कर लो, और इससे एक सवाल 2-3 सवाल पूछेगा आपको। आप उठा के देखो पीछे पेपर, 100 सवाल कहाँ से लाएगा, आपकी किताबें से तो लाएगा ना सवाल। तो आपको इसमें से सवाल परिमेय अपरिमेय, जिसका रूट निकल जाएगा वो होगा परिमेय संख्या। देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, इसका रूट निकल गया, ये हो गया परिमेय संख्या। देखिए इसमें देखिए तीनों दोनों एक ही में है, लेकिन √3 का तो रूट निकलेगा नहीं ना, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 और 35 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, अगर दो अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे चाहे गुना रहे, है ना, तो अगर उसको हल करके देखेंगे, अगर √3 गुना √3 दे दिया जाए तब इसको हल करना पड़ेगा, तब 3 आएगा, तब 3 हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ना हो, रूट ना निकल, रूट कटवे नहीं करे, है ना, रूट किसी का निकला ही नहीं निकल पाए, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो नोट डाउन कर लेना, परिमेय और अपरिमेय से एक सवाल कंफर्म है। एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या बोल जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सवाल कभी कभी ऐसे बोलता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जोड़ बताइए, तो छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 हो गया, अभाज्य संख्या 4 हो गया, तो जोड़ देना है। गुना बोलेगा तो गुना कर देंगे। सवाल बहुत बार पूछा गया ऐसे। ओके, चलिए एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा, बहुपद कौन है कौन नहीं, कंफर्म एक सवाल पूछेगा। अब बहुपद कौन नहीं होगा इसका मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यदि x या y या z ABCD कुछ भी चर मान जिसको बोलते हैं ना, अगर वो रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगर वो बटा में रहे, हल करके भी देखना हमको, अगर हल करने के बाद बटा कट जाता है तो फिर वो बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हल करने के बाद ही बटा में x रहे तो बहुपद नहीं होगा, या तो पावर रहे माइनस पे तो भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अगर x पर पावर 1/2 रहे तो देखो, ये जो रूट x लिखे ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम बात है। x पर पावर 1/2 लिखो या √x लिखो, तो अगर ऐसे भी देखे तो भी समझना बहुपद नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ तो x से बाहर में है, चलिए यहाँ देखिए कौन बहुपद नहीं है। चलिए ये तो x, ये वाला x से बाहर में, ठीक है ना, ये √3 है, x से बाहर में। यहाँ देखो x से 1/x से -1, x से बटा में आ गया ना। अब इसको जितना भी हल कर लो, x कटने वाला नहीं है, बटा तो रहेगा ही रहेगा, तो ये जो बहुपद में नहीं होगा, बाकी तीनों बहुपद में रहेगा। ओके, चलिए आगे देखो, ये सवाल इस टाइप का सवाल आएगा, अल्फा प्लस बीटा पूछ दे, अल्फा प्लस बीटा आपसे सवाल पूछ दे, या अल्फा इंटू बीटा पूछ दे, यानी कि इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका शून्यंकों का योग बताइए, या शून्यंकों का गुणनफल पूछा जा सकता है। ये वाला ना लिख करके डायरेक्ट बोल देगा शून्यंकों का गुणनफल। तो सवाल यहाँ पे बोल रहा अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा फॉर्मूला होता है C/A, है ना। तो C का वैल्यू कितना, देखिए ये x² का मल्टीप्लाई A कहलाता है और x का मल्टीप्लाई B कहलाता है, और ये बचा C कितना है, -6 है, और A कितना 1 है, तो देखिए -6, ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो -B/A, ये फॉर्मूला। अब B का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पे हम -2 रख लेंगे, A का वैल्यू यानी कि 2। तो इसमें से सवाल कंफर्म आएगा, और एक दो तीन सवाल पूछ लेता है। मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, 2-3 सवाल पूछता है। देखिए सवाल है मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब ऐसे ये वाला, ठीक है। क्या करेंगे, C/A फॉर्मूला होता है। C का वैल्यू कौन है, देखिए ये वाला लास्ट वाला C होता है, और A कौन है, 4 है, तो C/A मतलब 1/4 है ना जी, 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर C, समझ में आ रहा ना, एकदम कंफर्म कर लो, सवाल आने वाला है। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि शून्यंक दे देगा अल्फा और बीटा, या तो शून्यंकों का योग देगा और शून्यंकों को गुणनफल देगा। अगर शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दे दे तब तो आपको योगफल और गुणनफल निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा बोले तो आपको अल्फा प्लस बीटा पहले ज्ञात करना है। ओके, तो 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, 3 × 5। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, इसे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बाबू, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसको हल करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना पड़ा। सवाल में कभी कभी ये वाला पहले दे देगा और ये नहीं लिखेगा, लिखेगा कि शून्यंकों का योगफल इतना है, शून्यंकों का गुणनफल इतना है। तो समझ जाना योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ना तो फिर ऐसे दिया रहेगा। ओके, तो तुमको ऐसे पहले बनाना पड़ेगा, योगफल गुणनफल निकालना पड़ेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, यहाँ पे 8 आया ना, तो 8 लिख लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 15 आया। इसको हल करेंगे और तो x² -8x प्लस 15 दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये वाला, एक मिनट
चलो दिखाई दे रहा। ओके, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। देखते हैं -8 + 15 ऑप्शन ए में दिख रहा। ओके, चलिए देखिए, ये सवाल कभी पूछा जा सकता है कि शून्यंक बताइए। शून्यंक, जब शून्यंक बताने बोलेगा तो आपको ये देखिए द्विघात बहुपद दे दिया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, जो आपने 7 में पढ़ा होगा, 8वां में पढ़ा होगा, 9वां में पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए 10 से कम 10, 5 दूना 10, तो 5 और 2 में यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x -5 प्लस -2 कॉमन लेंगे तो x -5। अब मेरे पास क्या बचा, x -5 इधर कॉमन हो गया और x -2 यहाँ पे आ गया। अब देखो हम इसको क्या शून्यंक निकालने बोल रहा ना, शून्यंक निकालने बोल रहा, मतलब x - 5 = 0 और x = 5, फिर x - 2 = 0 और x = 2। तो एक शून्यंक 5 है, दूसरा शून्यंक 2 है। 5 2 या 2 5 जो भी बोलो, है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसे बोल देगा x² - 2 का शून्यंक बताइए, ऐसे बोलता है x² - 2 का शून्यंक। देखो ये इसका बोलेगा, तो मुझे शून्यंक निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ा है। एक्चुअली ये 2 पॉइंट निकला मुझे और इन दोनों का शून्यंक निकाला। तो इसको अगर बोलेगा तो इतना बराबर 0 कर दीजिएगा और 2 को भेज देंगे दाएं तरफ, स्क्वायर को जब भेजेंगे तो +-√2, यानी कि √2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, सवाल चहुमुखी से पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला से कन्फर्म सवाल आएगा। चलिए एक सवाल तो अच्छा, इससे तो सवाल कन्फर्म ही आता है कि कितने हल है, कौन समांतर है, कौन पैरेलल, मैं सारी बातें यहाँ पे बता दूंगा एक ही सवाल में। ओके, देखिए ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है ना। ये A2 है, ये B2, ये C2 है। चलिए तो पहले A1/A2 पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। A1 कितना है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, और ये वाला x जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है ना। B1/B2, यहाँ पे B1 कितना मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे B2 जो है 12 से हो रहा था, यानी कि 2 छक 12 है ना, 1/6 है। अच्छा, C1/C2, C1 5 है, C2 10 है, 1/2 हो गया। चलिए अब देखिए बोला जा रहा, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यदि A1/A2 यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 B1/B2 का बराबर नहीं है ना, नहीं ना है। जब शुरू में ही A1/A2 और B1/B2 का बराबर ना हो, जब शुरू में ही A1/A2 और B1/B2 का बराबर ना हो, देखो बराबर तो नहीं आया, तो इसका बोलेंगे केवल एक हल, ठीक है ना, केवल एक हल। इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ओके डियर, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और यदि A1/A2, खुदा ना खास्ता ऐसे बनाए सवाल को, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर ना हो गया, तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ओके, या तो अगर ऐसा आ जाए हल करने पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसे हो जाए तो इसको हो जाएगा अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। और अगर ग्राफ की बात कर ले भाई कि अनेक हल का ग्राफ कैसे बनता है, तो अनेक हल का जो ग्राफ बनता है वो बनता है समपाती। समपाती बोले तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं समपाती। और कोई हल नहीं होने का ग्राफ कैसे बनता है बाबू, समांतर। कैसे बनता है, समांतर, मतलब पैरेलल लाइन बनेगा। ओके, सवाल कैसे भी बोला जा सकता है कि अगर ग्राफ समांतर हो तो उसके कितने हल होंगे, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अद्वितीय हल का ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को ऐसे काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये सारा पॉइंट आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, सवाल टपक जाएगा, छपेगा एकदम चैलेंज के साथ। आगे बताओ, देखो ये सवाल पूछेगा आपको एपी से कि 10वां पद कौन है, 5वां पद कौन है, 11वां पद कौन, कुछ भी सवाल पूछेगा, लेकिन पूछेगा 5वां पद कौन है। सवाल आया है, अब मुझे इसको 10वां पद के मतलब क्या समझे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो 5वां भी कुछ होगा, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां भी कुछ होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू यानी कि n का वैल्यू दिया हुआ 10, 10वां नंबर पे कौन संख्या है ये पूछ रहा। तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब जो शुरू वाला होता है ना उसको a बोलते हैं, लिख दिया ये। n कौन है, 10वां पद ना, 10 - 1, और d कौन हो जाएगा, हमको ना एक दूसरे को घटाइए, इसको घटा लो, चाहे इसको घटा लो, चाहे इसको घटा लो, जिससे भी। तो चलो 51 - 54 घटा लेंगे तो कितना गया, -3 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। अब देखो भाई यहाँ पे 54 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से गया 9, 9 तिया 27, प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको घटा देंगे, देखिए आ जाएगा कितना, 27 आ गया 27। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा हमारा राइट आंसर। कैसे हुआ, समझ में आ गया ना। 10वां पद बोले या 5वां पद बोले, जो जितना पद बोलेगा उसका n का वैल्यू हमको वो मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, लेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर शुरू वाला को a बोला जाता है, इसका डिफरेंस को d बोलते हैं। इधर से घटाएंगे, 51 में से 54 घटाएंगे, -3 आया, -3 वैल्यू पुट करके बना दिया मैंने। ओके, चलिए अब देखिए एक सवाल ऐसे बोला है, योग निकालने का फॉर्मूला बोला जा सकता है, योग हमें आता भी है सवाल। तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम फार्मूला दिमाग में एकदम रख लो। n कौन है, ये देखो बोला 22 पदों का योग, मतलब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे जाते 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 22 तक जाएगा और उस सब का जोड़ निकालने बोला, जोड़ योग। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया। चलिए अब 2 इंटू a कौन है, शुरू वाला, मैंने बोला शुरू वाला a कहलाता है, हो गया। n कितना है 22 माइनस 1, और d कौन हो जाएगा, घटाएंगे इसको। देखिए 3 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, -5। आप इसको भी घटाओगे ना, दो -2 में से 3 भी घटाओगे ना, तो -2 में से -3 घटाना पड़ेगा, तो -5 ही आएगा, सेम आएगा। तो -5 यहाँ पे मैंने लिख लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पे काटेंगे इसको तो कितना हो गया, 11 से मैंने काट दिया, 8 दूना 16। अब देखो जी यहाँ पे कितना हो गया, 22 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 21, और ये -5। अब देखिए यहाँ पे 21 हो गया, 11 हो गया, 16, 21 पचे 105 होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस में। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटा लो पहले, 9 6 15, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से गया 8। लो भाई अब आप क्या करो, 89 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 8 17, लीजिए आ गया ना, -997। देखिए 979, सॉरी 979 आ गया। तो आपको योग निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए देखिए एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा, मूल बताइए इसका, मूल क्या, मूल वास्तविक होगा, समान होगा, असमान। जैसे ही मूल निकाले बोलेगा तो आपको मूल के मतलब ये होता है, इसको ये भी समझो, आगे पता नहीं सवाल है कि दिया, मूल के मतलब ये समझो, मूल निकालने बोलेगा मतलब ये हुआ विवेचक, विवेचक भी निकालने बोला जा सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं इसको, विविक्तर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac आपको बनाना है, ठीक है ना, b² - 4ac। अगर बोलेगा सिर्फ विविक्तर निकाले तो बना के छोड़ देंगे, आंसर ला देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ये शुरू वाला a है, ये b है, c मैंने बताया आपको। b का वैल्यू कितना 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू 4। तो देखिए 2 दूना 4, -4 चौक 16, कितना गया, -12 आ गया, है ना जी। देखिए b का स्क्वायर कितना है, 2 है, 4, और a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो 4 चौक 16, -12 में से 4 कटेगा, -16 में से 4 कटेगा, -12। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, विवेचक आ गया, ये आ गया विवेचक। अगर बोलेगा विवेचक ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे आंसर कर देंगे, लेकिन बोलेगा आप मूल बताइए, मूल वास्तविक है कि असमान है। अब देखो यहाँ पे, अब खेला यहाँ शुरू होता है। अगर d का वैल्यू जो निकाला मैंने b² - 4ac, अगर d का वैल्यू 0 आता है आंसर, लेकिन मेरा तो -12 है ना, अगर d 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और समान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रियल और समान। अगर 0 आता है, देखो रियल भी होगा और बराबर भी है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, मतलब कि d का वैल्यू पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, मेरा तो माइनस में है ना। अगर 12 खाली आता तो d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता, तब होता क्या, रियल होता लेकिन असमान होता, ठीक है, ये वाला ऑप्शन 2 वाला। लेकिन यहाँ पे देखो -12 आ गया, मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब d का वैल्यू माइनस है। 0 छोटा कब होगा, जब माइनस होगा तब ना, तो इसको बोलेंगे वास्तविक नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं है। ये तीनों पॉइंट से सवाल बनता है, एकदम दिमाग में रख लो आप लोग। चलिए एक इससे सवाल बनता है कि अगर ये ग्राफ दिया हो, है ना, ये x है, ये y है, x का वैल्यू कितना है, 2 है, कहीं ना कहीं x का वैल्यू +2 है तो दाएं तरफ रहेगा, है ना। मान लें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। और y बराबर -2, तो y का वैल्यू नीचे जाएगा, यहाँ पे y का मान लें कि -1 है तो -2 यहाँ पे होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये जो देख रहे ऐसे ऐसे ग्राफ कट रहा ना, ये x वाला, ये y वाला, ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में परपेंडिकुलर हो रहा, लंबवत हो रहा। हमारा आंसर हो जाएगा एक। चलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल बोलता है। अच्छा ये सवाल कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में भी सवाल आ सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो 1/2, सबको याद है फॉर्मूला, 1 2 3, यानी कि x1 y2 - y3 + 2 3 1 + 3 1 2, ये है फॉर्मूला। अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। चलिए x1 कितना है, देखो x1 0 है, चलो 0 बैठा दो। y2 कितना है, y2 मेरे पास है 5, और y3 कितना है 4 है। ओके, x2 भी देखो 0 दिख रहा है ना, 0 दिख रहा है। y3 कितना है, y3 है मेरे पास 4, और y1 कितना है जी, y1 देखो 1 है ना, 1 है, प्लस x3 देखो, x3 का वैल्यू कितना 3 है, और y1 कितना 1 है, और y2 कितना 5 है भाई। देखिए तो अब मुझे अब इसको हल करना है। आप जानते हैं 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 से गुना हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो अब यही मेरे पास बचा ना, 3 - 4,
कितना गया 1/2, तो 4 -12, ये मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, 1/2 इंटू -12 ऐसे, तो 2 छक 12 -6 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता, प्लस में होता है, ठीक है ना, तो हम आंसर करेंगे सी। तो सवाल आएगा बनाने तो बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये सवाल कंफर्म, मैंने जितना सवाल यहाँ पे दिया एकदम कंफर्म है कि उसी, हाँ डिजिट चेंज रह सकता है बच्चा प्यारे, डिजिट चेंज रह सकता है, यहाँ पे 3 के यहाँ पे 4 रह सकता है, कुछ भी डिजिट रह सकता है, लेकिन मूल बिंदु से सवाल आएगा तो आएगा। फॉर्मूला होता है x² + y²। x का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो 3 × 9 4 × 16 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। देखिए हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आएगा तो ऐसे बनाना, ओके। चलिए एक सवाल ये कंफर्म बहुत बार, मेरे ख्याल से 1-2 सवाल पूछ लेता कि मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, जिसको नहीं समझ आता देखेंगे ध्यान से, x1 y1 x2 y2, मध्य बिंदु को नियामक जैसे ही बोलेगा निकालने के लिए तो फॉर्मूला बैठाइएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब जिसको इसमें से पूरा सवाल बना लिया हो तो समझो उतना नंबर तुम्हारा फिक्स है, एकदम कंफर्म है, टेंशन नहीं लेने वाला, ठीक है ना। बाकी जो भी और इसके अलावा और भी सवाल रहेगा बन जाएगा, 50 सवाल तो बनाना है ना आपको। x1 कितना है -4 है, x2 कितना है बाबू, x2 देखो 8 है ना। चलिए अच्छा, y1 कितना है बाबू 2 है, और y2 कितना है 6 है। चलिए जी आगे सवाल यहाँ पे है, अच्छा पहले बनाते हैं ना, 8 में से 4 घटेगा 4/2 और 6 2 8/2, तो कितना हो जाएगा 2 का 4 कट जाएगा ना, कट जाएगा, 2 दूना 4 2 चौका 8, तो 2 और 4। देखिए मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला बैठा लेना है आपको, बाकी हल करना तो आपके अंदर जादू भरा हुआ है कुट कुट के, है ना। चलिए जी अब आगे देखिए, ये सवाल तो खैर आएगा ही आएगा, एकदम एकदम कंफर्म है। ये तो मेरे ख्याल 2-3 सवाल पूछता है, दिमाग में रखा लो पहले। देखो ये है हमारा x, ये y, ये प्रथम क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है ना। प्रथम पद क्या होता है, देखो ये जो x है ना भाई, अब मैं आज यहाँ पे जो 0 है ये मूल बिंदु 0 0 होता है, कभी कभी मूल बिंदु भी पूछता है। ये जो x है ना इधर क्या है, प्लस वाला है, और इधर वाला क्या है माइनस वाला। ये जो y ऊपर जा रहे प्लस, नीचे जा रहे माइनस। अब जब भी नियामक लिखिएगा ना तो x और y ही लिखिएगा, मतलब पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। तो अगर हम इस वाला पहले वाला हम जाते हैं तो x हमारा कौन है प्लस में है, और y कौन है प्लस में, तो प्लस प्लस बनेगा। दूसरा नियामक में जब भी लिखेंगे तो x और y ही लिखना है, जब भी निर्देशांक लिखना है तो x और y ही लिखना है। तो दूसरा में जब आते हैं तो x क्या है, दूसरा माइनस है, और y क्या है प्लस है। तीसरा में जब आते हैं तो देखो तीसरा में x भी माइनस में, y भी माइनस में। चौथा में आते हैं तो x यहाँ पे प्लस में और y माइनस में। अब आपको सवाल जो भी सवाल रहेगा वो क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, उसका साइन देखना है। ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस कहाँ गया भाई, देखिए प्लस माइनस कहाँ है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ऑप्शन। इसमें से सवाल फर्स्ट दे सकता है, तृतीय दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इससे सवाल देगा। देखिए मूल बिंदु से बिंदु, देखिए ये सवाल फिर से आ गया मूल बिंदु से दूरी, तो -6 का स्क्वायर है ना प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 छक 36 प्लस 8 8 64, क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। हो गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये देखिए कोटि का वैल्यू पूछता है, इनमें से कोटि कौन है और भुज कौन है, एकदम कंफर्म, बहुत बार सवाल आया है। हाँ डिजिट चेंज रहेगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। ये x से वाला है ना, ये x से वाला है, ये y वाला है, तो x वाला को भुज बोलेंगे, y वाला को कोटि बोलेंगे। अब बोलो कोटि कौन है, कितना हल्का सवाल बोला, कोटि कौन है भाई, दिख नहीं रहा तुमको 4 माइनस है ना, ऑप्शन ए कोटि है। भुज बोलता तो 3 हो जाता। चलिए ये सवाल ऐसे आता, किस अक्ष पर निर्देशांक है, बताना आपको इसका निर्देशांक किस अक्ष पे है। तो देखिए x बराबर, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा है ना, x दे रहा और y का वैल्यू 0 बता रहा। अब जब इसको मैं बनाऊंगा तो ये वाला x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है x और 0, मतलब क्या हो रहा कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है लेकिन 0 का y का कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब हमारा जो पॉइंट होगा x अक्ष पे ही होगा, y पे तो होगा नहीं क्योंकि y का वैल्यू तो 0 दे रहा। तो हम यहाँ पे x 0 लिख सकते, कहीं पे भी बैठाइए। अब x का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, वो इसी पॉइंट पे रहेगा ना, y का वैल्यू तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x अक्ष। अब यहाँ पे कभी चेंज भी कर सकता है, अच्छा 0y भी बोल सकता है। जब 0y बोलेगा तो मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 कुछ भी। तो ये किस पे बनेगा, ये बनेगा इस पे, y अक्ष पे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल आपको मिलता है मध्य 2 बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला, 2 बिंदु पॉइंट दिया रहेगा 3 4 ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पे 3 4 मान लिया ऐसे दो बिंदु दिया हुआ, ठीक है ना। और बोलेगा इन दोनों के बीच की दूरी का डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस। वो एक ठो मूल बिंदु था ना, 2 बिंदु दूरी निकालने बोलेगा, तो फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये है फार्मूला
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। आप ऐसे करना और इसको बनाना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, 2 पॉइंट आएगा, इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी। चलिए ये देखिए पूरक वाला कौन सब सवाल आता है, कंफर्म आता है, छप जाएगा पेपर में, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस तरह से sin 90 माइनस थीटा, यानी कि ए भी होता है का cos ए भी होता है, ठीक है ना, उल्टा एक दूसरे को भी होता है। अच्छा, cosec वाला याद है, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है। उस तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। उस तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cot थीटा होता है। उस तरह से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसको आपको खुद से याद करना है और बनाना है। एक सवाल ऐसे, एक सवाल क्या इस तरह से 3-4 सवाल पूछेगा, वैल्यू पुट करने वाला। टेबल पढ़े ना, sin 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, है ना, पढ़े ना, उससे सवाल। तो आपको टेबल का फॉर्मूला याद करना है, इसको बैठा देना है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 हो गया, बना करके हल करके। तो टेबल से 2-3-4 सवाल पूछेगा आपको। तो अब हम सबको तो बताना जरूरी नहीं है ना, मैंने आपको मतलब बता दिया कि भाई टेबल से सवाल आएगा तो आएगा। अब टेबल का फॉर्मूला याद कर लो, बाकी जैसा सवाल रहेगा वैसा वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। चलिए ये सवाल एक आता है, ये ना ये डिग्री है, ठीक है ना, ये डिग्री 0 नहीं लिखा और डिग्री मानो। तो ये सवाल तो इजी है, वही पूरक कौन से बनाना है। तो हम अब पहले इसको बनाते हैं फिर इसको बनाएंगे। देखिए साइन जब भी रहेगा तो साइन कॉस में रहेगा, और जब भी ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। ये दोनों को जोड़ के देखो 90 आएगा। तो किसी एक को ऊपर नीचे किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए मैं जो साइन 18 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटेगा तो 18 आ जाएगा। कुछ भी कोई बदलाव नहीं आया ना, खाली मैंने इसको ऐसे कर दिया है, लेकिन घटाएंगे तो आ सकता है ना। अब देखो तुम्हारा अभी फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और नीचे भी आ गया कॉस थीटा। तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इसको भी काटोगे तो 1 आएगा, इसको भी काटोगे तो 1 आएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। कभी कभी एक ही पे सवाल देता है, कभी कभी सिर्फ यही देगा, तो 1 आंसर हो जाएगा फिर। लेकिन आगे ध्यान देखना है 2 3 लगाओ तो नहीं, है ना। चलिए एक सवाल ऐसे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे tan के जगह पे साइन कॉस कुछ भी देगा, डिजिट चेंज भी रह सकता है। देखिए tan थीटा बराबर 3/4। tan बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा ना। कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। लंब का स्क्वायर कर्ण आधार का स्क्वायर, 4 चौक 16 3 3 9 और √5 25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो बोलता है साइन बराबर क्या होगा बता लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है भाई, 3 है। कर्ण का वैल्यू कितना है, 5, 3/5। लो भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गायब है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गायब है, डोंट वरी। यहाँ पे शायद दूसरा टाइप से वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन सवाल तो मैंने ठीक बनाया ना। tan बराबर क्या होता है, 3/4, ठीक है ठीक है। लंब बटा आधार, तो कर्ण निकालेंगे, 5 हमारा आ जाएगा। साइन थीटा पूछता है, साइन थीटा बैठा देंगे। अगर डिग्री में रहेगा तो डिग्री में वैल्यू बैठाएंगे, डिग्री वाला रहता तो, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा। ओके, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, ठीक है। 3/5, 3 है पी लंब और कर्ण 5। तो खैर यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। चलिए अब देखिए एक सवाल आपको फॉर्मूला से, एक क्या 2-3 सवाल फॉर्मूला से, सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी आपको फॉर्मूला माशाल्लाह याद होगा, नहीं याद है तो मैंने आपको फॉर्मूला अलग से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला में लाया है, लगभग 50 से ज़्यादा सवाल। वो वीडियो दिया हुआ है, जाओ चैनल पे देखो अंदर घुस के तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पे। चलिए एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस को, खैर कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने एक सवाल यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। और ये मैंने दावा नहीं कर सकता हूँ कि यही सवाल आ जाएगा, मैंने दावा नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन सवाल इस पैटर्न पे रहेगा तो रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये सब चेंज रहेगा, चेंज रह सकता है। 6 देखो ऊंचाई है और 2√3 मीटर है, ठीक है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा सवाल रहेगा। अब हमको थीटा निकालना है ना, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 6 है, आधार कितना 2√3, 3 2 3 6। तो मेरे पास क्या गया, tan थीटा बराबर 3/√3। जब भी ऐसा रहता तो क्या करेंगे, परमेयीकरण करते हैं। तो 3√3 बटा 3 हो जाएगा, गुना होकर ये दोनों 3 दिन कट गया। तो मेरे पास क्या है, tan थीटा बराबर √3, और √3 जो है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके चलिए अब ये सवाल तो बना। अब ये सवाल एक पूछेगा, त्रिभुज से ऐसा सवाल आता है कि समबाहु त्रिभुज का कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात है, तो भुजा का अनुपात बताइए, ऊंचाई का अनुपात बताइए। कुछ भी बोलेगा, चाहे भुजा का अनुपात बोले, चाहे ऊंचाई का अनुपात बोले, कुछ भी बोलेगा, ठीक है ना।
तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और आपसे भुजा का अनुपात पूछे, चाहे ऊंचाई का अनुपात पूछे, तो इसको कुछ नहीं, एकदम ऐसे बस उड़ा दीजिएगा घूंघट। तो 16 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 5, 4 5 में आपका आंसर हो जाएगा। आगे ऐसा सवाल और मिलेगा। चलिए, सर्किल से एक ऐसा सवाल आता है कि बाहरी बिंदु वृत्त है, बाहर में एक पॉइंट है और उसे 2 स्पर्श रेखा खींच दी है। तो आपको एक जानना बहुत जरूरी है कि बाहरी बिंदु से अगर आप खींचते हो, एक रेखा खींचते हो बाहरी बिंदु से, तो दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब देखो बोला गया पी ए 4 है तो पी बी कितना होगा? तो पी बी भी 4 होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ओके, बाकी मजीद आपको नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो भी क्लास चलती है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब सवाल एकदम बहुत कीमती वाला सवाल है, मतलब मैंने आपको छाट के निकाला है भाई। देखिए, एक सवाल ऐसे भी आता है सवाल में और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये है एक वृत्त है और एक वृत्त है, पी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, पी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। चलिए ठीक है, पी है 24 सेंटीमीटर है, पी से ओ, केंद्र ओ की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र यहाँ पे होगा, तो पी से ओ की केंद्र की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो बोलते, अब देखो इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ, यहाँ पे कुछ भी नाम देता है, ए बी कुछ भी दे देते हैं। ओके, अब बोलता है ये जो त्रिज्या है इसका दूरी निकालिए। तो जब भी स्पर्श रेखा खींचे है ना बाबू, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, और जब 90 डिग्री कोण बनता है तो उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, उसको कर्ण बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। तो कर्ण 25 है, इसको लंब बना लो चाहे आधार बना लो, लंब ही मानो। तो आधार निकालिए, कैसे निकालेंगे? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। आप इसको तुम करो, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576। अब ये कितना आ गया? 9 6 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 9 7 4 11, लो भाई 49 आ गया। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है ना? क्लियर है? चलिए, एक सवाल ऐसे, वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर एक बिंदु से केवल खींची जा सकती है। देखिए, वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, केवल एक। अगर एक यहाँ पे ना लिखता, खाली बोलता कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत अनेक बोल सकते हैं, है ना। वृत्त पर खाली बोलता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत। लेकिन अगर वृत्त के एक बिंदु पर बोलेगा तो केवल एक होगा। ओके, चलिए आगे देखिए सवाल। ये सवाल मैंने बताया भी, अगर क्षेत्रफल का, अच्छा वहां पे त्रिभुज था, यहाँ पे वृत्त दे दिया, बात वही है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बोला और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा, त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, चाहे व्यास का अनुपात पूछ दे, चाहे परिधि का अनुपात पूछ दे, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया रहे तब तो क्या करेंगे? वही करेंगे, घूंघट उड़ाएंगे इसको ऐसे वाला, है ना। तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 1 में हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक सवाल, अच्छा फिर ये सवाल दे दिया, त्रिज्या का क्षेत्रफल है तो बोला त्रिज्याओं का अनुपात, सेम सवाल दे दिया, मतलब सेम सवाल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। दोनों को वर्गमूल निकालो, 4 और 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, है ना, 2 3। ओके, अब देखिए एक सवाल आपको त्रिज्या खंड से सवाल पूछा जा सकता है, पूछा भी गया। 100 सवाल में तो खैर एक सवाल आना ही आना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू देखो दे रहा है 180 डिग्री, 108 डिग्री, 360 हो गया। पाई का वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, मेरे लिए आसान हो गया। और आर का वैल्यू कितना? 10 गुना 10 कर लेंगे स्क्वायर है तो। अब देखिए इसको काटते हैं जी, तो पहले तो मुझे एक एक जीरो काटने दो, ठीक है। 6 से कटेगा, 36 से कटे, 6 का 6 6 3 18, 36 दिया 6 3 18, हाँ 36 दिया कट जाएगा, कट गया। तो कितना हो गया? 10 दिया 30 पाई, लो भाई 30 पाई, आसान से बन गया ना मेरे पास, वेरी गुड, है ना। अब देखो, अब एक सवाल, अब देखो वृत्त से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, मैंने बताया त्रिज्या खंड का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, वृत्त की परिधि भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिधि के फॉर्मूला वो आपको याद करना है और उसी से सवाल बना। तो मैंने बताया ना, मजीद आपको नॉलेज लेना है तो चैनल पर आ जाओ और जो भी क्लासेस चलते हैं उसका एंजॉय लो। देखिए गोले का एक, मैंने यहाँ पे गोला, शंकु कुछ भी पूछा जा सकता है, गोला का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का या घन का, कुछ भी बोलेगा, फॉर्मूला याद करना है। तो आपको क्षेत्रमिति से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है नॉर्मल वाला। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, अब बोलता त्रिज्या क्या होगा, क्या होता है गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे दे दिया 144 पाई, तो पाई पाई काट देते हैं पहले से, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छक 24, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6। ये स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो क्या होता है? ये कैसे घूंघट उड़ा लेंगे, मतलब रूट हो जाता है 6, हो गया ना। 36 का वर्गमूल 6 हो गया।
ओके, तो आपको यहाँ पे गोला, शंकु, अर्धगोला, बेलन कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल परिसर से पूछता है रेंज निकालने के लिए, ठीक है ना, सॉरी हाँ रेंज बोलते हैं, रेंज। तो इसमें रेंज कैसे निकालेंगे भाई, सबसे बड़ा वैल्यू चुनेंगे, चुनो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा कौन है 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा तो 9 है। अब बड़ा में से छोटा घटा देना है, बस इतने में हो गया, बस आंसर हमारा डी, ठीक है। एकदम बउआ वाला सवाल पहले चुनना है, ऐसे सवाल आएगा। अच्छा बहुलक से एक सवाल कंफर्म है कि आएगा, जो जितना ज्यादा बार रिपीट हो रहा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। 3 देखो 3 बार आ रहा, हो गया बहुलक। ओके अच्छा माध्यिका सवाल पूछेगा या माध्यक, माध्यिका और माध्यक उसी को बोलते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जब भी माध्यिका या माध्यक पूछेगा आपसे, सेम है क्या, अच्छा माध्यिका या माध्यक आपसे पूछेगा तो पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करना, सजाना है। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम बनाए ना 2, 3 क्लास में, बढ़ते क्रम में सजाइए तो सजाते हैं, बढ़ते क्रम सजा दिए। और क्या है 5 6 7 है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे लिखने के बाद अब सुनो मेरे ध्यान से, इसको क्या करना, दोनों तरफ से आधा आधी बांटना है, बीच में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, है ना, बीच में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर बांटना है। तो हम यहाँ पे 3 ठो इधर साइड कर दें, 3 पीस इधर साइड कर ले, तो बीच वाला बचा। अब जो बीच वाला बचा वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन सर बोले सर अगर सवाल ऐसे दिया रहे, अगर सवाल ऐसे दिया रहे, एक ठो ज्यादा रहे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे तो सर 3 ठो आधा आधा कर लिए, एक ठो बीच में बचा। लेकिन सर यहाँ पे 4 को आधा करेंगे तो बीच में बचेगा क्या, लड्डू, कुछ नहीं बचेगा। तो हमको क्या करना, नहीं जब ऐसे होगा ना, ऐसा कंडीशन जब आएगा तो जोड़ी गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, यानी कि सम संख्या के रूप में, है ना। तो 8 गो है तो आपको ना बीच में 2 ठो छोड़ना है। जब सम संख्या के रूप में रहेगा, जब गिनेंगे और सम काउंट होगा तो बीच में 2 ठो छोड़ना है और बाकी 3 तो साइड करना है। अब जब बीच में 2 ठो जो छोड़े हैं ना, 3 5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा फिर। ओके समझ में आ गया। चलिए एक सवाल ताश वाला पत्ती तो सवाल आएगा, चाहे इक्का बोले, नैला दहला दुग्गी बेगम बादशाह जो भी बोल सकता है यार। ओके तो बोला गया ताश की पत्ती गड्डी फेंटे और एक पत्ती निकाले तो इक्का होने की क्या संभावना। इक्का क्या होता है, इक्का एक को बोलते हैं ना 4, हर 52 पत्ता में हर पत्ता 4 पीस होता है। इक्का भी 4 पीस, बेगम भी 4 पीस, बादशाह भी 4 पीस, गुलाम भी 4 पीस, नैला दहला सब 4 पीस होता है। अब यहाँ इन्हें बोला कि लाल वाला इक्का काला वाला इक्का, खाली बोला इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का 4 ठो है और टोटल कितना है 52, तो 13 चौके 52, 1/13। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ओके चलिए देखो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से बड़ा होता नहीं। देखिए क्या होता है, प्रायिकता जो भी प्रायिकता होता है ना बाबू, वो या तो 0 रहेगा या 0 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया ये जो है बराबर, देखो ये जो P है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, इसके बाद ऐसे देखो प्रायिकता जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ऐसे मुंह घुमा दिए इधर, मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा हो गया, या तो 0 के बराबर, इसका मतलब बराबर। ओके या तो 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा नहीं रहेगा, या बराबर रह सकता है। ये है इसका फंडा। तो अब देखो 1 भी प्रायिकता होगा लेकिन 1 से बड़ा कभी प्रायिकता नहीं होगा, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, मतलब माइनस में नहीं हो सकता है ना, 0 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला, अधिकतम मान, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। न्यूनतम मान बोलता है तो 0 मान लेते हैं, है ना जी। अच्छा पॉइंट में कुछ आंसर रहे तो ये भी प्रायिकता हो जाएगा। अगर -0.2 रहे कभी नहीं होगा क्योंकि माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब 0 से छोटा हो गया। चलिए कौन प्रायिकता है बताइए, इसमें से कौन प्रायिकता हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 0 तो प्रायिकता असंभव घटना की 0 प्रायिकता लिखते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा 1 जो है प्रायिकता हो सकता है। जब भी प्रायिकता का जब भी वैल्यू निकलता है बटा में निकलेगा, या तो 1 होगा या तो पॉइंट में निकलेगा या बटा में निकलेगा। 0 क्या है, 0 वैसी प्रायिकता जिसकी जो कभी घटना घट ही नहीं सकती, है ना, जो घटना कभी घट नहीं सकती। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एक ऐसे वाला PE + PE', प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने का जोड़ जो है क्या होता है 1 के बराबर होता है। जैसे अगर मैंने बोलूं यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता 0.5 है तो घटना नहीं घटने की क्या प्रायिकता होगा
चलो इसको मैं 8 लिखता हूँ, नहीं तुम लोग कन्फ्यूज हो। अगर किसी घटना घटने की प्रायिकता 0.8 है तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसको 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 1 में से घटाएंगे तो 0.2 बचेगा मेरे पास। क्लियर है? अब देखो मेरे पास सवाल भी खत्म हो गया यार। चलो यार, तो अब मैंने जो 43 सवाल बताया, 43 का 43 तो कन्फर्म रहेगा, एकदम पूरा चांसेस है यार, क्योंकि सवाल फिर देगा कहाँ से यार, इंटर का सवाल थोड़ी ना दे देगा आपको, 12 का सवाल थोड़ी ना देगा, 10 का सवाल देगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी करो। अभी मैंने पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चूंकि मैथ है ना तो लंबा चलेगा वो, तो ये सब मुझे बताऊंगा तो आपको पूरा आंख खुल जाएगा। और आपको तो खैर आपने तो अब तक तो पढ़ ही लिया होगा ना, पढ़ लिया होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो गया कि यार इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है। अगर आपको मैथ में 100 बनाना है, 100 में 50, तो इन सभी टॉपिक को क्लियर करना है ताकि एक सवाल मिस ना हो। बाकी जितना झोल झाल सवाल रहेगा साइड कर देंगे उसको, लेकिन आप बना सकते हैं नॉलेज के लिए। आप इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, चैनल पे जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को बता दो यार, ये क्लासें मस्त चले। दोस्तों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ शेयर करना कर दो ताकि बंदा यहाँ पे जुड़ जाए, उसको भी बेनिफिट हो जाए। ओके, तो कैसे लगी आपको ये मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इतनी सारी मेहनतें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस आपको एक लाइक करना है, नीचे कमेंट करना प्यारा सा, और मुझे बताना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और बस आपकी अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोर से एकदम शिद्दत से करनी है, जिस तरह से शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके।